Hello, my dear students. Very good evening, all of my dear students. आप फटाफट हमारे साथ क्लास में जुड़ जाएंगे बच्चों, क्योंकि आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए बच्चों। आज आपके सामने 12th केमिस्ट्री में हम 30 प्रश्नों को लेकर आए बच्चों, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। तो चलिए बच्चों, एक बार क्लास को जरा शेयर कर देंगे बच्चों, तो आज के क्लास की शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत जो है ना, आज के क्लास की शुरुआत बच्चों बहुत अच्छे तरीके से हम करना चाहेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि चाहे तालियां गूंजे या फीकी पड़ जाए, चाहे तालियां गूंजे या फीकी पड़ जाए, अंतर क्या है। चाहे तालियां गूंजे या फीकी पड़ जाए, अंतर क्या है। इससे मतलब नहीं है कि आप सफल होते हैं या असफल, बस काम करिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्त, ओके। चलिए इसी चंद लम्हों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करना चाहेंगे बच्चों। और आज बच्चों है ना, कम से कम आज की क्लास में 100+ स्टूडेंट होने चाहिए। इतना शेयर करो तो ही हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। शेयर करोगे ना, शेयर कीजिएगा ना। चलिए बच्चों जरा कर दो ना शेयर मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि जल्दी से। और देखिए अब क्या है ना, हमारा एग्जाम का बहुत क्षणिक समय है, तो जितना ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना बल्ले बल्ले उनका होगा, है ना। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास को शेयर करेंगे और हम चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे रखने वाले हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या बच्चा कि जालक बिंदु क्या है ना। जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आप एकक कोष्टिका पढ़े होंगे, है ना। आप एकक कोष्टिका पढ़े होंगे कि मान लिया जाए, है ना, ये हमारा कोई एकक कोष्टिका है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा एकक कोष्टिका है बच्चा, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, ये जालक बिंदु होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे जालक बिंदु होते हैं। ये सभी हमने क्या बताया कि ये हमारा क्या होता है बच्चा, तो जालक बिंदु होता है। और इस जालक बिंदु के रूप में क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं बच्चों, परमाणु हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं बच्चों, तो आयन हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कहता है कि जालक का प्रत्येक बिंदु है ना, इस जालक है, ये क्रिस्टलीय जालक है, ये हमारा एकक कोष्टिका है। ये हमारा क्या है, एकक कोष्टिका से ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये हमारा एकक कोष्टिका है ना। इसमें इसका प्रत्येक बिंदु जो है ना, ये जालक बिंदु कहलाता है, ठीक है। क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयव को निरूपित करता है, और वह अवयव जो होगा हमारा अणु होगा, परमाणु होगा, या आयन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने बच्चा, जरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लास को शेयर करते जाना है, जब तक 100 बच्चे नहीं आएंगे ना, तब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, है ना। पहला क्वेश्चन है हमारे क्लास का, ठीक है। क्लियर, उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा बच्चा, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की बारी बच्चा। क्या कहता है कि एकक कोष्टिका में अभिलक्षित करने वाले पैरामीटर का नाम बताइए, है ना। पैरामीटर का क्या बताइए, तो नाम बताइए। सिंपल सी बात है बच्चा कि हमारा ये पैरामीटर जो होता है, ये क्या होता है कि 6 पैरामीटर होता है। क्या होता है, 6 पैरामीटर होता है। आपको मालूम है अभी जस्ट हमने यहाँ पे क्या बनाया था, एकक कोष्टिका बनाया था, है ना। जस्ट हमने क्या किया था, एकक कोष्टिका बनाया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है, कि ये हमारा क्या था ए, ये हमारा क्या था बी, और ये हमारा क्या था सी, है ना। तो 3 हमारा हो गया पैरामीटर ए बी सी, है ना, जो कोर हो गया, है ना। और कहता है कोरों के मध्य, है ना, कोरों के मध्य जो हमारा कोण होता है ना, अल्फा बीटा और ये गामा, यही हमारा क्या होता है कि 6 पैरामीटर होते हैं बच्चा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, है ना, कि हमारा एकक कोष्टिका में अभिलक्षित करने वाले पैरामीटर जो होते हैं वह 6 पैरामीटर होते हैं। 3 कोर होता है और 3 कोण होता है। कोण कोरों के मध्य, कोरों के बीच का कोण होता है बच्चा, ठीक है।
क्लियर। दूसरा प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। जरा शेयर कर दो बच्चा, मजा तभी तो आएगा। एक बार शेयर कर दीजिए जरा। ओके चलिए बच्चों, है ना। ये हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चा आज के क्लास का। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल शालीनता से सबको समझते जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चा, ले लिए ना। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। वाह बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों कि हमारा ये उप सहसंयोजन संख्या का क्या अर्थ है ना। उप सहसंयोजन संख्या का मेरे प्यारे बच्चों क्या अर्थ है ना। तो देखिए हमारा क्या कहता है, ठीक है। यदि हमारा यहाँ पे निबिड वर्ग निबिड है ना वर्ग संकुलन को देखा जाए, है ना, निबिड वर्ग संकुलन को देखा जाए तो आपको मालूम है ना कि कहता है कि ये कोई गोला है, इसके चारों तरफ जो हमारा परमाणु होता है ना, ये 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये 4 हो गया बच्चा, है ना। तो इसका मतलब यदि हम इस गोलों की बात करें, इस गोलों की बात करें तो ये हमारा 1 2 3 और ये 4 गोलों से हमारा संपर्क में है। इसका मतलब इसका उप सहसंयोजन संख्या जो होगा, उप सहसंयोजन संख्या जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या होगा, 4 होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कहता है कि उप सहसंयोजन संख्या किसी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु के चारों ओर उन परमाणु की संख्या को बताता है जो केंद्रित परमाणु को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। यहां पर ये हमारा क्या है ना, केंद्रित परमाणु है बच्चा। यहां पर ये क्या है हमारा, तो केंद्रित परमाणु है मेरे प्यारे बच्चों। जरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे बबुआ, है ना, जरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मजा आवे छो ना बचवा, जल्दी से क्लासवा का शेयर कर दीजिए। आज 100+ बच्चा होना चाहिए, आज क्या 100+ बच्चा होना चाहिए बच्चों, जल्दी शेयर कर देंगे जरा। ओके चलिए, ओके बच्चा, है ना, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरा, ठीक है। कि हमारा उप सहसंयोजन संख्या का क्या अर्थ है, तो आपको सब मालूम है कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु के चारों ओर उन परमाणु की संख्या जो केंद्रित परमाणु को स्पर्श करता है, हमारा क्या कहलाता है हमारा उप सहसंयोजन कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों। वाह बच्चा, बहुत मजा आ गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा एफ केंद्र क्या है ना। तो क्या कहता है कि मेटल परमाणु एल्कली मेटल हैलाइड क्रिस्टल की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं तथा एलाइड आयन सतह में विसरित होकर मेटल परमाणु संयोग करता है और मेटल परमाणु को आयनीकरण से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन एनायन रिक्ति में फंस जाता है। तो एनायन रिक्ति में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को एफ केंद्र कहते हैं। जैसे सपोज बच्चा, है ना, एक गोला हमने यहाँ पर Na लिया, फिर हमने क्या लिया, Cl लिया, फिर हमने क्या लिया, Na लिया, ठीक है, ओके। फिर इधर हमने क्या लिया बच्चा, Cl लिया, फिर हमने यहाँ पे क्या लिया बच्चा, Na लिया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर क्या लिया बच्चा, Cl लिया, फिर हमने यहाँ पर क्या लिया बच्चा, Na लिया, फिर यहाँ पे क्या लिया बच्चा हमने, तो Cl को लिया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, हमने Na को लिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये प्लस हो गया और माइनस हो गया, प्लस हो गया माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। ये आपको मालूम माइनस है प्लस, ये हमारा क्या है ना इस तरह से हमारा ये। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें है ना साइकोमेट्री, है ना, आपका दोष होता है, नॉन साइकोमेट्री दोष होता है। तो मान लिया जाए कि हमारा ये आयन के क्रम में ये हमारा जो है ना, ये क्लोरीन यहाँ से अब्सेंट हो गया, क्लोरीन यहाँ से गायब हो गया बच्चा। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्ति हो गया, है ना, ये क्या हो जाएगा, रिक्ति हो गया, है ना, ये गायब हो जाएगा। कौन गायब करेगा, तो ये हमारा है ना क्या करेगा, ये हमारा Na+ करेगा। सबको मालूम है ना, कि यदि Na यहाँ से जाएगा तो Na+ बनेगा और ये हमारा क्या देगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन देगा। और यहाँ क्लोरीन माइनस, है ना, यहाँ पे क्या है हमारा क्लोरीन माइनस, तो Na जो होगा इस क्लोरीन माइनस का अटैच करके NaCl बना लेगा, है ना। लेकिन ये इस रिक्ति स्थान को कौन भरेगा, ये इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बच्चा, है ना, क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है बच्चा कि जब हमारा क्या होता है कि मेटल परमाणु एल्कली मेटल हैलाइड क्रिस्टल की सतह पर एकत्रित होते हैं, हैलाइड आयन सतह में विसरित होकर मेटल परमाणु संयोग करता है और मेटल परमाणु को आयनीकरण से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन एनायन, है ना, रिक्ति में फंस जाता है। ये हमारा एनायन रिक्ति है
है ना। और इसी फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं, सबको मालूम है ना, कहते हैं बच्चा। इसी कारण क्या होता है, इसमें धातु की अधिकता होती है ना, ये धातु आयन की अधिकता होती है, धातु आयन की क्या होती है इस बच्चा, इसमें की अधिकता होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमारा कलरफुल होता है। क्या होता है बच्चा, तो कलरफुल होता है, रंगीन होता है। क्या होता है, रंगीन होता है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चा। ये हमारा चौथा ही प्रश्न है, ठीक है, क्लियर। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, 100 प्लस, क्या 100 प्लस होना चाहिए आज बच्चा। एक बार जरा जोरदार तरीके से जरा शेयर कर देंगे क्लास को, मजा आ जाएगा। ओके, चलिए बच्चा, ये चौथा प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं बचवा, है ना। 5वां नंबर प्रश्न, सेल स्थिरांक क्या है मेरे बच्चों। दिस इज द मोस्ट VBI क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन, है ना। ये सभी क्वेश्चन टॉप मोस्ट क्वेश्चन है और VBI क्वेश्चन है। क्या कहता है कि सेल स्थिरांक को परिभाषित करें, है ना। आपको मालूम है ना, या आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, तो इसके बीच की दूरी, है ना, और ये जो इलेक्ट्रोड जिससे बना होता है ना, उसका क्या एरिया, है ना। तो यहाँ पर सेल स्थिरांक जो होता है हमारा, क्या होता है कि सेल के 2 समानांतर इलेक्ट्रोड बीच की दूरी L हो गया, और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है, ये सेल स्थिरांक कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कभी कभी इसका SI मात्रक पूछ देगा कि के का यहाँ पे SI मात्रक बताइए बच्चा, तो क्या करोगे, ये सेंटीमीटर, एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डेट मीन्स सेंटीमीटर इनवर्स इज द राइट आंसर होगा। यदि कोई पूछ दे इसका SI मात्रक, सेल स्थिरांक का SI मात्रक क्या होगा। ओके, क्लियर। बहुत उम्दा सवाल है बच्चा, और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है बच्चा, ये हमारा क्या है, 5वां नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 6ठा नंबर प्रश्न, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है। दिस इज द मोस्ट VBI क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन, कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है। किसी आदर्श या तनो विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन उपस्थित विलय के, है ना, जो विलय के कणों की संख्या के आधार पर निर्भर करता है, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। आपको मालूम है पहला क्या होता है ना, ये हमारा क्या होता है, उन्नयन होता है ना, क्वथनांक का उन्नयन होता है ना जी। क्या होता है, सबको मालूम है कि क्वथनांक का क्या होता है सर, तो उन्नयन होता है ना, उन्नयन होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या, हिमांक का अवनमन होता है, हिमांक का क्या होता है, अवनमन होता है, ठीक है। ओके, फिर हमारा क्या होता है, परासरण दाब होता है ना। परासरण क्या होता है, ये दाब होता है। तो ये सभी हमारे क्या है बच्चा, सभी विलय के कणों पर हमारा आधारित होता है। ये जितने भी अनुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है, सभी क्या होते हैं कि ये हमारा विलय के कणों की संख्या पर आधारित होते हैं, चाहे वो हमारा क्वथनांक का उन्नयन हो यानी टेम्परेचर में वृद्धि हो, है ना, या फिर हिमांक का अवनमन हो यानी कमी हो, फिर या हमारा प्रासरणी दाब हो, ठीक है। तो ये सभी जो है ना गुण अनुसंख्यक गुण धर्म कहलाते हैं बच्चों के। चलिए नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए जी, जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। चलिए 8वां नंबर सवाल बच्चा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ये दिस इज द मोस्ट VBI क्वेश्चन फिर फॉर एन एग्जामिनेशन प्यारे बच्चों। तो करता है एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप पर 1 मोल सांद्रता, है ना, या फिर वाष्प दाब की बात करें तो यहाँ पर 1 बार, है ना, या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले सकते हैं 1 ATM, है ना, के धातु आयन का इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और इसको E नोट से सूचित करते हैं बच्चा। और ये हमारा जो होता है E नोट हमारा कैथोड होता है, और -E नोट क्या होता है, एनोड होता है बच्चा। और इसका हम क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, और इसका भी क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट नोट कर लेंगे बच्चा, ये हमारा क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, मानक
इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, क्लियर है बचवा? ठीक है, सब एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे बाबू। क्लियर है? चलिए 8वां नंबर सवाल हो गया। चलिए 9वें नंबर सवाल की और बढ़ते हैं बचवा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वाह बच्चा, मजा आ गया। ठीक है, दिस इज द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन। लवन सेतु क्या है, इसके कार्यों को लिखे। तो कहता है लवन सेतु प्रतिलोमिक यू आकार कांच की एक नली होती है जो दोनों अर्ध सेलों को जोड़ता है। इसमें सक्रिय वैद्युत अपघटय, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन भरा होता है। ठीक है, आपको मालूम है ना जी, आप लोग पढ़े हैं ना जी, डेनियल सेल पढ़े होंगे, है ना, है ना, इस प्रकार से पढ़े होंगे। इसमें हमारा क्या लगा हुआ है ना, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड जो है हमारा इस गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है ना। और इधर हमारा क्या है, एक दूसरा हमारा क्या है, दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ पे लगा हुआ है ना। और ये भी हमारा इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है। ठीक है, क्लियर है ना। और यहाँ पे क्या होता है, यू आकृति का हमारा क्या होता है, ये यू आकृति का हमारा क्या होता है, ये हमारा लवन सेतु होता है बच्चा। यही हमारा क्या होता है, ये हमारा लवन सेतु होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, लवन सेतु होता है, जिसमें हमारा NaCl होता है ना, क्या होता है, KCl होता है। और यहाँ पर जो है ना क्या होता है, आपको मालूम है कि अगर मगर जेल होता है। अगर मगर क्या होता है, जेल होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको मालूम है ना जी कि यदि मान लिया जाए ये हमारा Zn जिंक है ना, और इसका ये हमारा यहाँ पर विद्युत अपघटय जो हमने लिया, यहाँ पे सपोज दैट ZnSO4 हमने लिया। ठीक है, ये हमारा कॉपर है ना, और इसमें विलयन हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया। ठीक है, थोड़ा सा बात हो जाए समझा देते, फिर आगे तो बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आपको मालूम है कि हमारा जिंक क्या करता है, यहाँ पर आपको मालूम है कि इस विलयन में हमारा क्या देता है, Zn+2 देता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करता है, यहाँ से ये कॉपर +2 जो है इस पे चला जाता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमारा इधर होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमारा इधर होगा, तो करंट का फ्लो इधर होगा, है ना। क्या होता है कि जब यहाँ Zn+2 की अधिकता हो जाती है, तो मान लिया ये हमारा Na हो गया प्लस और Cl-। ये लवन सेतु क्या करता है ना, कि लवन सेतु क्या करता है, इस Zn+ से अभिक्रिया करके ZnCl2 बना लेता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि इधर हमारा बच गया, इसमें बच गया SO4, है ना। ये SO4 क्या करता है इधर कि हमारा ये Na2SO4 बना देता है बच्चा, ताकि हमारा जो है ना संपूर्ण प्रक्रिया जो है ना चलते रहे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ये लवन सेतु का क्या कार्य है, लवन सेतु की ये कार्य है कि इसमें जो भी प्रतिक्रिया हो रही है उसको होने देना। यदि कोई रुकावट हो जाती है, क्योंकि इसमें Zn+2 का अधिकता हो जाएगा। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देगा, है ना। यदि मान लीजिए इसमें SO4 की माइनस की अधिकता हो जाएगी, तो ये हमारा क्या इलेक्ट्रॉन को ये कैच करता है ना, ये कैच करने नहीं देगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, है ना। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है, अधिशोषण समतापी क्या है, जरा इसको समझ ले हम। ठीक है, ये हमारा क्या है, अधिशोषण समतापी वक्र क्या है। बड़ा बेहतरीन सवाल है बच्चा, है ना। क्या अधिशोषण समतापी, अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में अस्थिर हमारा ताप होगा। अस्थिर क्या होगा, ताप, है ना। अस्थिर ताप पर दाब के साथ परिवर्तन एक वक्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जिसे हम अधिशोषण समतापी कहते हैं। जैसे मान लिया जाए बच्चा, है ना, आपको मालूम है कि ये हमारा क्या होता है, अधिशोषक होता है। सबको जानते हैं ये हमारा क्या होता है, अधिशोषक होता है। ठीक है, इस पे आके अधिशोष आके चिपकता है इसके सरफेस पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा ना, मान लिया जाए इसकी मात्रा ये हमारा अधिशोष है, ये हमारा क्या है, अधिशोष है बउआ। ठीक है, इस अधिशोष की मात्रा x है, और जिस पे आके चिपकता है अवशोषक की मात्रा m है, तो यहाँ x/m का जो अनुपात होता है ना, और यदि ताप नियत हो, ताप क्या हो बच्चा, नियत हो, यानी कि हमारा बदल कौन रहा है, तो दाब, है ना। दाब क्या है ना, हमारा अनियत होता है। दाब हमारा बढ़ते रहता अनियत होता है, तो ये दाब का है ना 1/n का समानुपाती होता है बच्चा, है ना। यानी x/m = k p⁻1/n होता है। यहाँ पर k भी हमारा अचर है
है ना, और एन भी हमारा क्या होता है, अचर होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मोटा मोटी बात हमने समझा दिया। ठीक है, क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मोटा मोटी बात समझा दी बच्चा। जल्दी से क्लास को जरूर शेयर करना, 100+, क्या 100+ बच्चा होना चाहिए बाबू। ओके, चलिए ये तो हो गया बच्चा अधिशोषण समतापी वक्र क्या है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम अपने जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारा क्वेश्चन है बच्चा। ओके, चलिए, है ना, हम बढ़ते हैं। ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या कहता है कि किसी वैद्युत अपघटय, है ना, किसी वैद्युत अपघटय में 1 एम्पियर, है ना, क्या, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे Q बराबर ZI और T होता है। ठीक है, Q क्या होता है, आवेश होता है ना, Z क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक होता है ना, ये Z क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक होता है बच्चा। I क्या होता है, विद्युत धारा होता है। आयु क्या होता है, विद्युत धारा होता है ना। T हमारा क्या होता है, समय होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे I बराबर यदि 1 एम्पियर रखा जाए, टाइम बराबर 1 सेकेंड रखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है ना, ये हमारा आवेश हो गया ना। एक और फॉर्मूला होता है ना, आपको मालूम है कि Q बराबर E बटा यहाँ पर F होता है ना, और ये I इंटू T होता है। देखिए बहुत सारा क्लियर है कंसेप्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Q जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बात को समझने का कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आराम आराम से देखेंगे और सबको करेंगे। ठीक है, चूंकि ये बहुत बेहतरीन सवाल है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बबुआ, है ना। अर्ध पारागम्य झिल्ली क्या है ना। आपका अर्ध पारागम्य झिल्ली क्या है, तो आपको मालूम है कि ये हमारा जातक झिल्ली होता है। ये हमारा क्या है, जातक, इसको अर्ध पारागम्य झिल्ली बोलते हैं। अर्ध पारागम्य क्या बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, तो इसका गुण होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इससे होके ना सिर्फ क्या होते हैं कि विलायक के अणु, है ना, विलायक के जो अणु होते हैं, है ना, क्या होते हैं, इससे प्रवाह होते हैं, है ना। इससे क्या होते हैं, प्रवाह होते हैं। किसके, तो परासरण क्रिया में। कौन सा क्रिया में, तो परासरण क्रिया में, याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन बच्चा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, जातक थैला होता है जो अर्ध पारागम्य होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं बचवा। क्वेश्चन नंबर एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, मजा आवे छो ना, बिल्कुल मजा आएगा बच्चा। एक बार क्लास को शेयर करते रहना है, कम से कम 100+ बच्चा के पास जरूर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हमारा देखिए क्या कहता है, टिंडल प्रभाव क्या है, तो कहता है इसका अध्ययन सर्वप्रथम फैराडे ने किया था, बट इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन टिंडल ने किया था। इसके अनुसार कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी कहता है कि जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरणें को भेजा जाता है तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बउआ। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ये टिंडल प्रभाव क्या है। ठीक है, एक इसका छोटा स्क्रीनशॉट ले लिए, एक इसका छोटा सा एग्जांपल बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सुबह सुबह खिड़की खोलते होंगे, उससे सूर्य की प्रकाश की किरण खिड़की से अंदर आती है, मान ले कोई अंधेरा कमरा है, वहां पे देखिएगा ना, तो हमारा क्या होता है, प्रकाश की रोशनी में कण जो है ना जिगजैग डायरेक्शन में, ये क्या होता है, ये एकदम फटाफट फटाफट इस प्रकार से है ना, वही हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है बच्चा। ठीक है, चलिए, तो ये प्रकाश की प्रकीर्णन की बात होगी, टिंडल प्रभाव की बात होगी। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, और स्क्रीनशॉट ले लिए ना जी, क्लासवा का शेयर कीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है मेरा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बचवा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन कि लिगेंड्स को परिभाषित करे। कहता है वैसा अणु या हमारा आयन, वैसा अणु या आयन जिसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का निर्जन युग्म
उपस्थित हो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण में इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करता है, वह लिगेंड्स कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? लिगेंड्स। जैसे अभी पढ़े होंगे K4Fe, है ना, यहाँ पे CN हॉल 6, इस तरह का आप लोग पढ़े होंगे। ये हमारा क्या है? उपसंयोजक यौगिक है। ये हमारा क्या है? उपसंयोजक हमारा क्या है बच्चा? यौगिक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये CN जो है ना, ये लिगेंड्स है बच्चा। CN जो है ये हमारा क्या? लिगेंड्स है ना। और ये लिगेंड्स कैसा है? एक दंतुक है। क्या है? एक दंतुक है ना। यानी इसकी बात की जाए, इसकी संयोजकता की बात की जाए, है ना, तो इसकी संयोजकता क्या होगी यहाँ पे? तो 1 होगी बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर लिगेंड्स की संख्या कितनी है? 6 है। और लिगेंड्स कौन सा है? तो ये साइनाइड लिगेंड्स है बच्चा, है ना। तो ये जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि लिगेंड्स को परिभाषित करें मेरे प्यारे बच्चों। मजा आया? अभी और मजा आएगा मेरे दोस्त, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि लिगेंड्स को परिभाषित करें। वैसा अणु या आयन जिसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का निर्जन युग्म उपस्थित रहता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण में इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करता है, उसे हम लिगेंड्स कहते हैं। क्लियर? क्लियर बाटे ना? अभी जाना नहीं है मेरे दोस्त, अभी बहुत सारा तर्कस में बाण बचा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते बचवा। 16 नंबर, दिस इज द मोस्ट VBI क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन। मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द मोस्ट VBI क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन। प्रभारी परमाणु संख्या क्या है? तो कहता है इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? सिग्विक ने दिया था। और उसने बताया था कि जटिल यौगिक के केंद्रीय धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के योगफल को हम क्या कहते हैं? प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे बच्चा, है ना। इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज द मोस्ट VBI क्वेश्चन। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जल्दी जल्दी से इसको समझाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जल्दी जल्दी से समझाने वाले हैं बचवा। दिस इज द मोस्ट VBI क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन बचवा। ठीक है, चलिए देखिए, इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका क्या होता है ना? फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को लिख के समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि प्रभावी परमाणु संख्या, है ना, इसको परमाणु संख्या बराबर जो होता है, ये होता है Z-X और प्लस क्या होता है? उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या। ठीक है, और गुणे 2 होता है। ठीक, यही हमारा फॉर्मूला होता है बच्चा। जहां Z बराबर जो होता है, ये क्या होता है कि हमारा सेंट्रल एटम का, है ना, सेंट्रल एटम का, सॉरी सेंट्रल मेटल का, है ना, सेंट्रल मेटल का क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। X क्या होता है? केंद्रीय, है ना, केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या। धातु का क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या होता है बच्चा, ऑक्सीकरण संख्या होता है। ठीक है, बाकी आपको मालूम है, एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं, जाइएगा नहीं कहीं, इससे बच्चा को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चा मेरा, है ना, एक एग्जाम्पल पे तौर पर एक लेते हैं। क्या लेते हैं, जरा बात को समझने का। ठीक है, जैसे हमने लिया यहाँ पे K4, जरा प्यार से समझिएगा। यहाँ पे AFeCN और ये हॉल 6, है ना। इसका हमारा क्या है कि यहाँ पर देखिए, इसका प्रभावी परमाणु संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या यदि हमको निकालना हो तो सीधे पहले क्या करेंगे? Fe का परमाणु संख्या कितना होता है? 26। तो ये हो जाएगा 26 और माइनस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा यहाँ पे? इसका ऑक्सीकरण संख्या +2 आएगा, तो ये हो जाएगा -2, है ना। और प्लस इसका उपसंयोजन संख्या कितना होगा? 6 होगा बच्चा। और चूंकि इसका एक दंतुक है, तो यहाँ 1 गुना करेंगे और 2 से गुना करेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, ये 26 में 2 जाएगा 24 और ये हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 36। यानी इसकी प्रभावी परमाणु संख्या जो 36 हो गई, जो क्रिप्टन के बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें हमारा जो है ये लिगेंड्स जो है ना, तब तक इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहेगा जब इसकी परमाणु संख्या जो है, प्रभावी परमाणु संख्या जो है, इस क्रिप्टन के बराबर नहीं हो जाए। इस प्रकार को जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, है ना। दिस इज द मोस्ट VBI क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन बचवा, जल्दी से नोट कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि प्रभावी परमाणु संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर है, क्लियर है बच्चों? एक बार क्लास को भी शेयर कर देंगे, जरा क्लास को भी शेयर कर देंगे बाबू, ठीक है? कम से कम कितना 100+। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां नंबर सवाल है ना। ये तो हो गया बच्चा, है ना, ये हो गया। हाँ देखिए, वैद्युत अपघटनी सेल है ना, दिस इज द मोस्ट VBI क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन कि वैद्युत अपघटनी सेल को परिभाषित करें। देखिए क्या कहता है वैसा सेल जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। जैसे आपको मालूम है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है ना, आपको मालूम है कि यहाँ पर ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड जो होता है ये हमारा एनोड होता है बच्चा। क्या होता है? एनोड होता है ना। और इधर हमारा क्या होता है बच्चा, ठीक है, इधर हमारा क्या होता है, इधर हमारा कैथोड होता है। क्या होता है? कैथोड होता है, ठीक है। ये मालूम है कि हमारा क्या होता है, ये प्लस होता है इसमें और ये माइनस होता है, यानी इस पर क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और इसमें विद्युत अपघटन में क्या होता है, तो गलित, है ना, गलित या द्रवित, है ना, गलित या द्रवित क्या लेते हैं, NaCl लेते हैं। ज्यादा बताएंगे नहीं, ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। इसमें विद्युत अपघटय के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो गलित अवस्था और द्रवित अवस्था में होने चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बचवा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर सवाल की ओर। हाँ, कोलराउसे का नियम क्या है बच्चा, है ना? कोलराउसे का नियम क्या है? कहता है कोलराउसे ने 1876 ईस्वी में लवणों के एक ऐसे युग्म के अति अणु विलयन के मोलर चालकत्व का अध्ययन किया जिसमें एक आयन दोनों में वहनिष्ठ होता है। एक आयन जो है दोनों में वहनिष्ठ होता है, वह कोलराउसे का नियम कहलाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर सवाल, उल्टा परासरण क्या है? उल्टा परासरण क्या है? तो कहता है यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करे तो अर्ध पारगम झिल्ली से विलयन से विलायक का बहाव शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उल्टा परासरण कहते हैं बच्चों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दिस इज द मोस्ट VBI क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन। एकदम डटे रहना है, लगे रहना है, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे बच्चा कि उल्टा परासरण क्या है बच्चा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े हो बचवा, शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां नंबर सवाल, कोलाइडी क्या है या कोलाइडी विलयन क्या है, कोलाइडी क्या है? देखिए क्या कहता है, वैसा पदार्थ जो वनस्पति झिल्ली व जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से विस्तृत नहीं होता है, कोलाइडी कहलाता है। जैसे, और इसका मालूम है ना कि इसका आकार जो क्या होता है ना, तो इसका आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है, पर 1000 नैनोमीटर से क्या होता है ना। यहाँ पर एक चीज जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसकी आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है प्यारे बच्चों। तो ही हमारा क्या होता है, ये कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। किसका? तो कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा कि कोलाइडी क्या है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बउआ। ये 20वां नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि वैसा पदार्थ जो वनस्पति झिल्ली व जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से विस्तृत नहीं होता है, कोलाइडी कहलाते हैं। इसकी आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है जी। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भौतिक अधिशोषण क्या है मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज द, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कहता है जब अधिशोषण की सतह, जब ये हमारा क्या अधिशोषक है, बात को इसमें समझिए, ये हमारा क्या है, अधिशोषक है, ठीक है। और इस पे क्या होता है, अधिशोष से आके चिपकता है, नहीं जो पदार्थ इस पे आके चिपकता है वो हमारा क्या कहलाता है, अधिशोष से कहलाता है ना।
क्या कहलाता है, अधिशोष कहलाता है। तब यहाँ पे इसके सरफे के बीच में क्या है ना, एक बल लगता है, एक दुर्बल बल लगता है। कौन सा बल लगता है, एक दुर्बल बल लगता है जिसको बोलते हैं वंडर, है ना, वंडर बॉल बल कहते हैं, इसको वंडर बॉल फोर्सेस कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है ना, ये अधिशोष से और अधिशोषक क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस क्रिया को भौतिक अधिशोषण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे हो बचवा, क्या ले लेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेंगे। और क्लास को शेयर करते रहना है बाबू, क्लास को एकदम शेयर करते रहना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इस 22वें नंबर सवाल को कि एंजाइम नम क्या है बच्चा। दिस इज द मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन। कि एंजाइम क्या है, तो कहता है एंजाइम एक प्रोटीन का भाग है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर में पाचन तंत्र के क्रिया में भाग लेता है, एंजाइम कहलाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे हमारा क्या है, पेप्सिन, है ना, ये हमारा क्या है, पेप्सिन, ये हमारा क्या है, एंजाइम है। ये हमारा क्या है, एंजाइम है बच्चा, पेप्सिन हो गया, है ना, लाइपेज हो गया, है ना, कौन सा हो गया, लाइपेज हो गया, है ना। ओके, ये सभी क्या है, और फिर क्या हो जाएगा, लाला ग्रंथि में, है ना, लाला ग्रंथि जो होता है उस ग्रंथि में क्या होता है, लाला रस होता है। लाला क्या होता है, रस होता है ना। इस रस में क्या होता है, एंजाइम पाए जाते हैं। तो हमारा पेप्सिन, लाइपेज, ये सब क्या है, एंजाइम होते हैं जो भोजन को सुपाच्य करने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं बच्चों। इन्हीं की वजह से हमारा भोजन जो है वो क्या होता है, सुपाच्य होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, सुपाच्य होता है। क्लियर, क्लियर बच्चा। ओके, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे पेप्सिन क्या करता है ना, पेप्सिन क्या है ना, ये एंजाइम क्या है, ये प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो एमिनो अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या मजा आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आएगा बच्चा। लेकिन क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। वाह बच्चा, ये उत्प्रेरक क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 23, उत्प्रेरक क्या है, तो कहता है वह पदार्थ जो रासायनिक विक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं द्रव्यमान और संगठन की दृष्टि से अंत तक अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे सपोज डेट बच्चा, है ना, सपोज डेट हम बात कर रहे हैं आपको, ठीक है। जिससे मान लिया जाए कि यहां पर हमारा CH2 और CH2 है ना। यहाँ पर CH बिना, विदाउट यहाँ पे क्या है ना, विदाउट यहाँ पे क्या है, बिना यहाँ पे उत्प्रेरक के लिए इसको हम क्या करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं बचवा, तो इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्रिया में क्या होता है, बात को समझने का। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, फिर मजा आएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बउआ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, यहां पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग क्रिया होती है, इसकी अभिक्रिया मान लिया हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, है ना। इसकी अभिक्रिया क्या कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे। तो इसको बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए देख लीजिए 1200 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता होगी। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे यहाँ पे H जुड़ेगा और यहाँ पे H जुड़ेगा, है ना। यानी किसका निर्माण होगा, तो एथेन का निर्माण होगा बच्चा। देख लीजिए 1200 किलो जूल प्रति मोल, है ना। यदि हम उत्प्रेरक को नहीं लेते हैं, यदि मान लिया जाए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसके विक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं और उत्प्रेरक में निकेल लेते हैं बच्चा। तो देखिए निकेल यहाँ पे क्या करता है, ये अधिशोषक का काम करता है बच्चा। ये क्या करता है, अधिशोषक का काम करता है। ठीक है, अधिशोषक का काम क्या करता है कि इसमें हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन को अपने पास चिपका लेता है ना, आपके पास चिपका लेता है, जिससे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग आसान हो जाता है। और यहाँ पर भी ये हमारा एथिलीन को भी हमारे कार्बन के अणु को जो है ना, ये आपस में क्या करता है, चिपका लेता है, जिससे क्या होता है ना, बॉन्ड ब्रेक करना आसान हो जाता है। और यहाँ पे बच्चों 600 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या होता है, ये प्रतिक्रिया को फास्ट कर देता है बच्चा। यहाँ पर देखिए 1200 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता होगी इस बंधन को तोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 600 किलो जूल प्रति मोल
हमारा क्या होगा, इसका मतलब क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट करवा देगा ना, और ये क्या हो जाएगा, और लास्ट में क्या होता है, निकेल ज्यों का त्यों हो जाता है, और इसी के सरफेस पे हमारा किसका, तो एथेन का निर्माण हो जाता है। इसी के सरफेस पर किसका निर्माण हो जाता है, एथेन का निर्माण होता है। फिर ये हमारा क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है ना। तो इस तरह से हमारा क्या उत्प्रेरक की क्या आवश्यकता है मालूम, पता चल गया, क्लियर। चलिए बच्चों, क्लास को जरूर शेयर करेंगे बच्चा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। वाह बच्चा, है ना। ये देखिए वर्जन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सभी जानते होंगे। कहता है एस को वायु की उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्जन कहलाती है। इसमें अयस्कों में उपस्थित अधातु, है ना, और उसमें उपस्थित अधातु अशुद्धियां ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं तथा धातु के सल्फाइड का परिवर्तन धातु के ऑक्साइड में हो जाता है, और यह प्रक्रिया जो है हमारा क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। तो पहले भर्जन होता है ना, फिर उसके बाद क्या होता है, निस्तापन की क्रिया होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा, ये हमारा जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए अशुद्धि के रूप में सल्फर है, तो सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO2 बना लेगा, उड़ जाएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ आर्सेनिक है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये हमारा आर्सेनिक ऑक्साइड का निर्माण करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब अशुद्धि जब दूर हो जाएगा तो यहाँ सल्फाइड अयस्क जो है ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये हमारा धातु का ऑक्साइड बनाएगा, और फिर SO2 गैस बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल, फैराडे का विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को लिखे, ठीक है। तो क्या कहता है कि विद्युत अपघटय के घोल के समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो फैराडे का ये विद्युत अपघटय का द्वितीय नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वितीय नियम कहलाता है बच्चा, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि ये फैराडे का द्वितीय नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए यहां पर क्या है ना, एक ही समान तरह का विलयन ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ZnSO4, है ना, यहां पर हमने ले लिया बच्चा CuSO4, ठीक है। क्या ले लिया, CuSO4 ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको जो है ना एक सेल से जोड़ दिया, है ना, एक सेल से क्या कर दिया बच्चा, यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। और ये हमारा है ना जोड़ दिया, तो यहां पर क्या है ना, ये धारा, ये Q, ये हमारा Q दोनों के लिए क्या है, समान है। इसमें भी हमारा आवेश वही है और इसमें भी आवेश हमारा वही है। यदि इसकी बात करें कि यदि M बराबर ZQ लेते हैं, ठीक है, M बराबर ZQ लेते हैं, तो यहां पर हम जिंक की यदि मात्रा लेंगे, है ना, जिंक की मात्रा लेंगे, तो यहाँ रासायनिक तुल्यांक किसका लेना होगा, Zn का लेना होगा, लेकिन Q तो समान है। और यहाँ भी क्या है, M यदि हम Cu लेते हैं तो यह रासायनिक तुल्यांक हमारा Cu को लेना होगा। देखिए दोनों केस में हमारा क्या बच्चा, Q समान है। यदि हम यहाँ MZn और बट्टा यहाँ MCu करते हैं, सीधे किसके आएगा, तो यहाँ पर हमारा ZN और बट्टा ये हमारा ZCu के बराबर आएगा, ठीक है। ये हमारा अनुपात होता है। इसका मतलब डेट मीन्स क्या कह सकते हैं कि यहाँ मात्रा जो है हमारा किसका समानुपाती है बच्चा, तो रासायनिक तुल्यांक का समानुपाती है। फटाफट नोट कर लेंगे बाबू, है ना। ये फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है। जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे बउआ, जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे कि फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल कहता है किसी तरल में यदि कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाता है, ठीक है। मान लिया जाए, है ना, ये हमारा कोई ये तरल पदार्थ है, यानी कि विलायक होगा इसमें, है ना, इसमें क्या होगा, विलायक होगा, ठीक है। और इसमें यदि हम क्या करते हैं, है ना, इसमें कोई विलेय को मिलाते हैं, है ना, इसमें कोई क्या करते हैं, विलेय को मिलाते हैं, तब क्या होता है
कि पहले का जो वाष्प दाब था, यहाँ शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यदि पी नोट है और मिलाने के बाद तब क्या होता है, इसके सरफेस पर इसके जो है ना, इसके कण जो है ना, इसके आ जाते हैं, जिसके कारण ये विलयन का वाष्प दाब जो है ना, ये विलयन का वाष्प दाब जो है ये कम होता है पहले के वाष्प दाब से। पी नोट से क्या होता है, कम होता है मेरे प्यारे बच्चों, यही बात समझने का है। ठीक है, इसके सतह पर क्या होते हैं, कणों की संख्या घट जाती है। जल्दी से नोट कर लेंगे फटाफट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, दिक लवण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डबल सॉल्ट क्या है, नाम सुने होंगे बच्चा। कहता है 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक के संयोग से बना वैसा यौगिक जो क्रिस्टल के रूप में तो अपना अस्तित्व कायम रखता है, किंतु जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खोकर अपने अपने आयन में टूट जाते हैं। जैसे हो गया K2SO4 है ना, Al2SO4 है ना, का होल 3 824H2O, जिसको फिटकरी बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं बच्चा। यह पोटास एलम इसको कहा जाता है ना, इसको क्या कहता है, एलम कहते हैं। ये हमारा क्या डबल सॉल्ट है, इसको यदि हम जल में घुलेंगे ना, सब अपना अपना क्या होगा, आयन में इस अवयव जो है ना, यहाँ K+ में टूट जाएगा, SO4- में टूट जाएगा, एल्युमिनियम +2 में टूट जाएगा, है ना। तो हमारा सभी जो अवयवी हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, जल में जाने के बाद हमारा आयन में टूट जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसको हम दिक लवण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, पी टाइप अर्धचालक को परिभाषित करें। तो क्या कहता है बच्चा, ऐसा अर्धचालक में छिद्र की आवश्यकता होती है जब 4 संयोजी शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजी सर्वचालक डोपिंग कर दी जाती है तो बने क्रिस्टल की रिक्ति के स्थान हो जाते हैं, और ऐसे अर्धचालक को हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ये आपके मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ना है बच्चा, ये आपको क्या पढ़ना है, तो मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ना है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू। क्लियर। 28, अभी देखिए कितना शानदार क्वेश्चन बचा हुआ है। डटे रहने हैं, यदि मोर देन 95% लाना है तो क्लास शुरू से अंत तक जरूर देखना बचवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल कहता है, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट को क्यों मिलाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, क्रायोलाइट को मिला देने से एल्यूमिना का द्रव्यमान जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन विद्युत चालकता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिसके कारण हमारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है ना आसानी से हो जाता है बच्चा। इसी कारण से हमारा क्या होता है, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट का प्रयोग किया जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट है आपका ये फुलेरिन क्या है बच्चा। फुलेरिन कहता है कि जब ग्रेफाइट को अक्रिय गैस की हीलियम की उपस्थिति में विद्युत चिंगारी में गर्म किया जाता है तो फुलेरिन का निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं बच्चा, अभी जाना नहीं बच्चा, एक तर्कस में एक बाण बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बबुआ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मजा आने का, बहुत मजा आएगा बबुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, स्वर्ण संख्या क्या है। दिस इज द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो कहता है रच्ची कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जिसे 10 ml मानक गोल्ड कोलाइड विलयन मिलाने पर यह आपका 10% है ना, 1 ml NaCl द्वारा स्कंदन को यह क्या कर सके, रोक सके बच्चा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, मान लिया जाए है ना, यहां पर हमारा क्या है ना, ये हमारा क्या है ना, 10 ml जो है ना ये मानक गोल्ड है। मानक गोल्ड का क्या है, कोलाइडी विलयन है ना, क्या क्या है, ये कोलाइडी विलयन है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, 1% जो है ना NaCl को मिलाते हैं। ये क्या करता है, इसको स्कंदित करने काम करता है, इसको अपक्षेपित करने काम करता है। इसको क्या करने काम करता है, स्कंदित करता है बच्चा, है ना। स्कंदित या अपक्षेपित करता है, क्या करता है, अपक्षेपित करता है। ठीक है,
तब हम इसमें क्या करते हैं, रच्ची कोलाइड को मिलाते हैं, जो क्या होता है, द्रव स्नेही होता है। क्या होता है, द्रव स्नेही होता है बच्चा, जो क्या होता है ना, इसको अपक्षेपित होने से, स्कंदन होने से बचाता है। तो कहता है इस द्रव स्नेही की वह मात्रा, द्रव स्नेही की वह मात्रा है ना, जो क्या करता है कि 10 ml मानक गोल्ड को है ना 1% हमारा NaCl को स्कंदित करने से रोकता है। यही हमारा क्या कहलाता है, स्वर्ण संख्या कहलाता है प्यारे बच्चों। और एक चीज जान लेंगे, ठीक है, कि हमारा, ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे, दिस इज द मोस्ट VBI क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से नोट कर लेंगे बाबू, जल्दी से नोट कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे। और एक चीज आओ याद रखेंगे कि रक्षण क्षमता है ना, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, रक्षण क्षमता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, स्वर्ण संख्या का, है ना। इसको नोट कर लेंगे फटाफट। ओके बच्चा, कि स्वर्ण संख्या क्या है, जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे, ठीक है। 10% यहां पे था बच्चा, 10% यानी 1 ml, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, 10% यानी कि 1 ml। क्लियर। तो बच्चा क्लास को जरूर शेयर करेंगे बच्चों, और जितना ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे और जितना बच्चे पढ़ेंगे है ना, उतना हम लोग उत्साहित होकर और भी बेहतरीन क्लास को लाएंगे प्यारे बच्चों। तो क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।